गाया BH1 एक ब्लैक होल, ठीक है। और देखो डरना मत, क्योंकि गाया BH1 हमारी धरती से लगभग 1560 लाइट ईयर की दूरी पर है, बस 1560 लाइट ईयर की दूरी पर। और जिस वजह से गाया एक ऐसा ब्लैक होल बनता है जो हमारी धरती से लगभग सबसे ज्यादा करीब हो। पर जैसा कि मैंने कहा, डरना मत, क्योंकि गाया के पास एक निकनेम है। गाया को कहा जाता है द स्लीपिंग जायंट। अब सोच रहे होंगे कि वाई स्लीपिंग जायंट? वेल, क्योंकि गाया थोड़ी सी अलग है दूसरे ब्लैक होल से। गाया शांत ब्लैक होल है। देखो नॉर्मली देखे तो एक ब्लैक होल अपने इवेंट होराइजन के पास आने वाली हर चीज को निगल लेगा, लाइट को भी नहीं छोड़ता, नॉट इवन अ फोटोन। लेकिन ये तब संभव है जब उस ब्लैक होल के पास खाने के लिए कुछ हो। लेकिन क्या हो अगर उस ब्लैक होल के पास खाने के लिए कुछ भी ना हो? वेल, लॉजिक ये कहता है कि वो ब्लैक होल इनएक्टिव हो जाएगा, और ऐसे ब्लैक होल को कहा जाता है डोरमेंट ब्लैक होल। गाया एक डोरमेंट ब्लैक होल है, क्योंकि ऐसे ब्लैक होल के पास खाने के लिए कुछ भी ना हो तब उसकी जो अक्रीशन डिस्क है वो रोशनी पैदा नहीं कर पाती, जिस वजह से ऐसे ब्लैक होल अंधेरे में डूब जाते हैं। और ऐसे ही गाया भी डूबी हुई है। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन ये उठता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, सिर्फ हमारे ही मिल्की वे गैलेक्सी में कितने ब्लैक होल हो सकते हैं? वेल, अंदाजन तो साइंटिस्ट बिलीव दैट कि टोटल हमारी ही मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन जितने तारे हैं। और अगर हर 100 तारे में से सिर्फ एक तारा भी कभी ब्लैक होल बना था या बना है या फिर बनेगा, तो भी सिर्फ हमारी अकेली मिल्की वे में लगभग 100 मिलियन जितने ब्लैक होल हो सकते हैं, या फिर थे या फिर होंगे। हालांकि ये एक एस्टिमेट ही है, ठीक है, नो प्रूफ। अगर गाया BH1 की बात करें ना, तो ये एक स्टेलर मास ब्लैक होल है, हमारे सूरज के सोलर मास से लगभग 9.6 गुना ज्यादा। मैं एक फन फैक्ट बताऊं तुम्हें, एक और ब्लैक होल है गाया BH3, 1 नहीं 3, और इसका सोलर मास 33 गुना ज्यादा है हमारे सूरज से। बट सेम इसका भी वही हाल है, ये भी एक डोरमेंट ब्लैक होल ही है। लेकिन BH3 थोड़ा सा अलग है। BH3 हमारी मिल्की वे का सबसे बड़ा स्टेलर मास ब्लैक होल। यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना, ठीक है, स्टेलर मास ब्लैक होल। अगर हम सिर्फ ऐसे ब्लैक होल की बात करें, स्टेलर मास की नहीं, सिर्फ ब्लैक होल की ही बात करें, तो हमारी मिल्की वे का सबसे बड़ा ब्लैक होल सेजिटेरियस ए, और ये हमसे 26,000 लाइट ईयर की दूरी पर हमारी ही मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है। और पता है इसका सोलर मास हमारे सूरज के मास से लगभग 4.3 मिलियन गुना ज्यादा है। ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। पर पता है BH3 और सेजिटेरियस ए दोनों अलग अलग क्यों है? क्योंकि BH3 एक स्टेलर मास ब्लैक होल है और सेजिटेरियस ए एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। एंड यस, यही इस वीडियो का टाइटल है, ब्लैक होल्स के भी टाइप होते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैक होल्स के कितने टाइप होते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये कितने बड़े होते हैं, और इन सब में डिफरेंस क्या होता है। एंड दैट्स इट। अगर मैं पहले सवाल का जवाब दूं ना, तो टोटल 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप्स। ब्लैक होल्स के 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है स्टेलर मास ब्लैक होल, दूसरा होता है इंटरमीडिएट ब्लैक होल, तीसरा होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल, और चौथा लगभग एग्जिस्ट ही ना करे बट फिर भी चौथे को कहा जाता है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। और ये सबसे वियर्ड टाइप का ब्लैक होल है, अगर ये एग्जिस्ट करता भी होगा तो। इस ब्लैक होल को एंशिएंट ब्लैक होल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पुराने ब्लैक होलों में से एक होता है, अगर है तो भी। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ ऐसे ब्लैक होल की जो इन चारों टाइप में से सबसे ज्यादा कॉमन है, मतलब कि सबसे ज्यादा अबंडेंट है, सबसे ज्यादा नंबर्स में है, तो वो है स्टेलर मास ब्लैक होल। स्टेलर का मतलब होता है तारों से संबंधित, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है। स्टेलर ब्लैक होल तारों से रिलेट करता है, मतलब कि ऐसे ब्लैक होल जो तारों के फटने से बने या फिर 2 न्यूट्रॉन स्टार के टकराने से, ऐसे ब्लैक होल को स्टेलर मास ब्लैक होल कहा जाता है। देखो सुनो, एक तारा, फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना बड़ा हो या फिर बहुत ही छोटा, फर्क नहीं पड़ता, हर तारा अपनी ही ग्रेविटी से सिकुड़ता रहता है, मतलब कि उसकी ही ग्रेविटी उसको अंदर की ओर खींचती है। लेकिन हर तारे के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिस वजह से ये फ्यूजन तारे को बाहर की ओर धक्का देता है, मतलब कि ग्रेविटी अंदर खींचती है और न्यूक्लियर फ्यूजन बाहर की ओर धक्का देता है, जिस वजह से एक तारे का बैलेंस बना रहता है। तो अब सोचो कि एक बहुत ही बड़ा तारा है, सूरज से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा, और उस तारे का ईंधन
खत्म हो गया और ईंधन खत्म होने से न्यूक्लियर फ्यूजन रुक जाएगा, अब नहीं होगा, जिस वजह से ग्रेविटी जीत जाएगी और जैसे ही ग्रेविटी जीतेगी उस तारे का कोर कोलैप्स होगा एंड बूम, वो तारा एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ मरता है। और जब एक बहुत बड़ा तारा, ठीक है, बहुत ही बड़ा तारा एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ मरता है तो मेनली दो आउटपुट होते हैं, या तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाए या फिर वो एक ब्लैक होल में बदल जाए। वेल अकॉर्डिंग टू नासा, धमाके के बाद यानी कि एक सुपरनोवा होने के बाद जो तारे का कोर बचता है उस कोर का मास सूरज के मास से 2.5 से 3 गुना या फिर उससे कम है तो ज्यादा चांसेस है कि वो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाए। लेकिन अगर उससे ज्यादा है देन कॉन्ग्रेचुलेसन और भागो, क्योंकि एक ब्लैक होल बनने का चांसेस ज्यादा है। और मेरा मतलब है कि भाग नहीं सकते क्योंकि ये इंस्टेंट होता है, तो मत भागो। और जब ऐसा ब्लैक होल बनता है तारे से उसको कहा जाता है स्टेलर मास ब्लैक होल। अब देखो, स्टेलर मास के ब्लैक होल की रेंज भी होती है। हर स्टेलर मास ब्लैक होल लगभग 3 से 100 सोलर मास का ही होता है। ये बहुत बड़ा नहीं कह सकते तुम, छोटे कह सकते हो तुम। एक ब्लैक होल है, नाम पढ़ लेना, बोलूंगा नहीं क्योंकि थोड़ा सा वियर्ड है और लंबा भी। इस ब्लैक होल का सोलर मास बस 3.8 का ही है और इसका डायामीटर लगभग 23 किलोमीटर का, बहुत ही छोटा है ये। लेकिन इसका वजन तुम्हें पता ही है कितना होगा, बहुत ही ज्यादा है, सूरज को भी पीछे छोड़ देगा ये। अब तुम्हें पता है कि स्टेलर मास ब्लैक होल किसे कहते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो अब बात करते हैं ऐसे ब्लैक होल की जो सबसे ज्यादा रेयर है। लगा ऐसे एक स्टेलर मास ब्लैक होल रेयर नहीं है क्योंकि तारे बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ये ब्लैक होल बहुत ही ज्यादा रेयर है और उसे कहते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल, यानी कि मध्यवर्ती ब्लैक होल अगर हिंदी में बोले तो। टू बी ऑनेस्ट ये रेयर है क्योंकि ये जिस तरह से बनता है और जैसे कि इसकी रेंज है ये भी रेयर है। सुनो कैसे। जहां स्टेलर मास ब्लैक होल की रेंज लगभग 3 से 100 के बीच होती है सोलर मास में, वहीं इंटरमीडिएट ब्लैक होल की रेंज 100 से लगभग 1 लाख के बीच होती है। अब देखो 1 लाख बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा छोटा भी नहीं है। नाउ द मेन क्वेश्चन, ये बनते कैसे हैं? वेल इनकी शुरुआत भी तारों से ही होती है। एक बहुत ही बड़ा तारा फटता है, सुपरनोवा धमाका होता है, एक ब्लैक होल बनता है एंड दैट्स इट, वो है स्टेलर मास ब्लैक होल। लेकिन इंटरमीडिएट ब्लैक होल बनने के लिए तुम्हें ऐसे 2 स्टेलर मास ब्लैक होल चाहिए। मतलब कि जब ऐसे 2 नॉर्मल ब्लैक होल टकराए आपस में और उससे जो ब्लैक होल पैदा हो उसे कहते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल। 3 भी चलेंगे और 4 भी चलेंगे और इसी वजह से ये रेयर हो जाते हैं क्योंकि देखो स्पेस ना बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो एक नॉर्मल ब्लैक होल तुम्हें मिल सकता है इजीली, लेकिन वहीं एक दूसरा नॉर्मल ब्लैक होल उसी जगह पर मिलना और उसके साथ मर्ज होना ये रेयर घटना है। क्योंकि एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल बनाने के लिए तुम्हें एक से ज्यादा ब्लैक होल चाहिए एंड इट्स डिपेंड ऑन अ लक, प्योर लक, एंड लक इज रेयर। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे ब्लैक होल की जो सबको हरा सकता है, मतलब कि ये सबसे बड़े टाइप का ब्लैक होल होता है, विशालकाय ब्लैक होल, यानी कि द सुपर मैसिव ब्लैक होल। जिस ब्लैक होल का सोलर मास 1 लाख से ज्यादा हो वो कंसिडर किया जाता है सुपर मैसिव ब्लैक होल में। अब देखो हम इसे रेयर नहीं कह सकते क्योंकि माना जाता है कि हर गैलेक्सी के सेंटर में कम से कम एक सुपर मैसिव ब्लैक होल तो तुम्हें मिलेगा ही, हमारी मिल्की वे में भी है। और ये बड़े होते हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े। यू कैन से कि ये है गैंगस्टर स्पेस के, क्योंकि ये साले कितने भी बड़े हो सकते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। दैट्स व्हाई इनका जो सोलर मास है वो सूरज के मास से लगभग अरबों से खरबों गुना ज्यादा हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा, फॉर एन एग्जाम्पल, हमारी ही मिल्की वे गैलेक्सी में एक बहुत ही बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल है सैजिटेरियस ए, जिसका सोलर मास 4.3 मिलियन गुना ज्यादा है सूरज से। नाउ फिर से वही पुराना घिसा पीटा सवाल, ये बनते कैसे होंगे? वेल इस बार थोड़ी सी बात अलग होती है क्योंकि इसका कोई स्टेलर मास ब्लैक होल से लेना देना नहीं है, मतलब कि ये इनका कोई तारों से लेना देना नहीं होता, उल्टा ये थोड़ा सा मिस्टीरियस मामला है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि इसका जो ओरिजिन है वो मिस्टीरियस है। किसी के पास फुल प्रूफ आइडिया नहीं है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल आखिरकार बने कैसे होंगे। हालांकि कुछ थियरीज है जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो में। जैसे कि एक थियरी कहती है कि ये बने हो सकते हैं एक बहुत ही बड़े 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 प्राइमोर्डियल गैस के बादलों के कोलैप्स से, वही बादल जो तारों का निर्माण करते हैं। तो हो सकता है ये एक छोटा सा ब्लैक होल बना हो और सारे बादलों को खाकर बहुत ही ज्यादा बड़ा बन गया हो।
और ये बादल बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि ये संभव हो। मतलब कि ऐसे ब्लैक होल तभी बन गए होंगे शायद जब गैलेक्सियों का निर्माण हुआ होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, GNZ11 एक गैलेक्सी है एंड एज यूजुअल उसके भी सेंटर में एक बहुत ही बड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल हमारे सूरज के सोलर मास से 2 मिलियन गुना ज्यादा बड़ा है, मतलब कि ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। बट फैक्ट ये नहीं है कि ये 2 मिलियन गुना बड़ा है या फिर ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फैक्ट ये है कि इस ब्लैक होल की उम्र 13 अरब साल है, मतलब कि बिग बैंग के 400 से 500 साल बाद ही ये बन गया होगा। और दूसरे सुपरमैसिव ब्लैक होल के साथ भी यही कांड हुआ होगा, मतलब कि बिग बैंग के तुरंत बाद तो नहीं, बट मेनली ऐसे सुपरमैसिव ब्लैक होल बहुत ही ज्यादा पुराने हो सकते हैं। ये ज्यादातर तभी बन गए होंगे जब गैलेक्सियों का निर्माण हुआ होगा। हालांकि ये एक थियरी ही है सुपरमैसिव ब्लैक होल के लिए, नो फुल प्रूफ आइडिया, पिन पॉइंट एक्यूरेट नॉलेज किसी के पास नहीं है इसके बारे में। बट फिर भी हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना चाहिए। देखो, टन 618 ये है बीस्ट इसीलिए क्योंकि इसका सोलर मास 66 बिलियन गुना ज्यादा है सूरज से। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा बड़ा, ठीक है। हालांकि ये हमारी धरती से बहुत ही ज्यादा दूर है तो डरने की बात कोई भी नहीं है। लेकिन एक फन फैक्ट बताऊं तुम्हें, इसकी जो अक्रीशन डिस्क है ना, जो रोशनी पैदा करती है ज्यादातर ब्लैक होल में, ये इतनी ज्यादा चमकीली है कि इसकी चमक सूरज को भी पीछे छोड़ दे। सूरज की चमक से लाखों गुना ज्यादा, या मैं ये कहूँ कि अरबों गुना या खरबों गुना एग्जैक्ट बताऊं ना, तो सूरज की जितनी चमक है ना, उससे 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा चमक ये ब्लैक होल पैदा करता है। दैट्स व्हाई ये ब्लैक होल एक क्वासर कैटेगरी का माना जाता है। देखो, इस पूरे वीडियो को देखते हुए तुम्हें लगेगा कि मैं सूरज की बेइज्जती कर रहा हूँ, तो आई एम सॉरी, ठीक है, बट ये सच है। टन 618 कमाल का है क्योंकि टन 618 एक क्वासर कैटेगरी का ब्लैक होल है और क्वासर्स ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीजें होती है। आई मीन ये इतना ज्यादा चमकीला है कि अपनी खुद की गैलेक्सी को भी आउटशाइन कर दे अपनी चमक से। अब देखो, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्वासर एक अलग चीज है, लेकिन तब तक ये जान लो कि हर क्वासर एक ब्लैक होल होता है, लेकिन हर ब्लैक होल एक क्वासर नहीं होता, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि कई लोग फिनिक्स ए को सबसे बड़ा ब्लैक होल मानते हैं और कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि 618 जहां 66 बिलियन सोलर मास का है, वहीं कहा जाता है कि फिनिक्स ए 100 बिलियन से भी ज्यादा है। तो हो सकता है कि फिनिक्स ए जीत जाए। बट पता है दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत यह है कि हम फिनिक्स ए के बारे में कुछ नहीं जानते, मतलब कि जितना भी जानते हैं बहुत ही ज्यादा कम जानते हैं। एटलीस्ट इतना तो नहीं जानते जितना टन 618 के बारे में जानते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो फिनिक्स ए को सबसे बड़ा ब्लैक होल बोलने से घबराते हैं या फिर नहीं बोलते, और कई लोग ऐसे हैं जो ज्यादातर सेफ प्ले करते हैं, मेरे जैसे। हालांकि फिनिक्स ए के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको सबने कंसीडर किया है, जैसे कि टन 618 या फिर फिनिक्स ए, ये बड़े हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े, इतने बड़े हैं कि इन ब्लैक होल्स को सुपरमैसिव ब्लैक होल बोलना कभी कभी इसकी बेइज्जती जैसा लगता है, मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा बड़े। तो इन लोगों को सुपरमैसिव ब्लैक होल ना बोलकर कई लोग कहते हैं अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल। हालांकि साइंटिफिकली ये अभी भी सुपरमैसिव ब्लैक होल की कैटेगरी में ही है, बट यू नो जस्ट इज्जत बजाते हैं अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल नाम। नाउ अब बात करता है सबसे ज्यादा मिस्टीरियस ब्लैक होल की, एंशिएंट ब्लैक होल। सबसे पहले अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं ना, तो हर चीज एक ब्लैक होल में बदल सकती है। अगर तुम किसी चीज को इतना ज्यादा कंप्रेस कर दो जो इसकी लिमिट में आ जाए, तो वो एक ब्लैक होल में बदल सकता है। इसे कहते हैं श्वार्ज़चिल्ड रेडियस। देखो, सूरज ना नेचुरली वे में कभी भी एक ब्लैक होल नहीं बन सकता, लेकिन अगर इस 7 लाख रेडियस वाले तारे को कोई अगर 3 किलोमीटर जितना कंप्रेस कर दे, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, वो एक ब्लैक होल बन सकता है। पृथ्वी को 9 मिलीमीटर, इवन चांद को 0.1 मिलीमीटर, इवन हम इंसान को परमाणु के जो न्यूक्लियस होता है, जो उसका सेंटर होता है, उससे भी मच 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 स्मॉलर कर दे, तो हम भी एक ब्लैक होल बन सकते हैं। मतलब कि तुम्हारे अंदर भी एक ब्लैक होल छुपा हुआ है, तुम विनाशकारी हो, तुम्हें बस जरूरत है कंप्रेस करने वाले की। ओके, मैं ये क्यों कह रहा हूँ? वेल, क्योंकि मैं साबित करना चाहता हूँ कि ब्लैक होल बड़े तो हो सकते हैं, लेकिन वही ब्लैक होल छोटे भी हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे। देखो, नॉर्मली तो
ब्लैक होल मिनिमम 2.5 से 3 सोलर मास के तो होते ही। बट क्या हो अगर कोई कंप्रेस करने वाला मिल जाए और बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे ब्लैक होल बना दे, इतने छोटे कि परमाणु जितने छोटे। तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई सी चीज़ है जिसका प्रेशर इतना ज़्यादा था? देखो अगर सोचे डीपली तो इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही बार ऐसी चीज़ हुई थी जिसके प्रेशर के सामने सुपरनोवा का प्रेशर भी बच्चा लगे, और वो थी पहला धमाका, द फ्रिकिंग बिग बैंग, ब्रह्मांड की शुरुआत। माना जाता है कि इस धमाके के खतरनाक प्रेशर की वजह से जो सब एटॉमिक पार्टिकल है यानी कि उप परमाणु पदार्थ, उनके एक्सट्रीमली डेंस पॉकेट ग्रेविटी कोलैप्स हो गए और टाइटली पैक हो गए, जिससे आज के जो ब्लैक होल बनने से पहले सुपरनोवा होना जरूरी है इन नॉर्मल वे, वो उस समय बिना सुपरनोवा हुए बिना ब्लैक होल में बदल गए। बहुत ही छोटे छोटे ब्लैक होल, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। हालांकि जैसे कि मैंने कहा ये एक थियरी है, ठीक है, जिसे 1966 में याकोव जेंडोविच ने दुनिया के सामने रखा और बाद में 1971 में स्टीफन हॉकिंस ने इसकी स्टडी कंटिन्यू की। बट फिर भी क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये एग्जिस्ट करते थे? वेल हो सकता है कि ये करते हो और मर गए हो। एंड हाँ, ब्लैक होल मर सकते हैं, ठीक है, थैंक्स टू स्टीफन हॉकिंस। उसने एक थियरी बताई है कि ब्लैक होल एक रेडिएशन इमिट करते हैं, जिसे कहते हैं हॉकिंस रेडिएशन, और वो धीरे धीरे मरते रहते हैं। हालांकि ब्लैक होल, एक बड़ा ब्लैक होल मरने में लगभग अरबों से खरबों साल लग जाते हैं, तो बड़े ब्लैक होल की मरने की कोई आशा नहीं है। लेकिन छोटे ब्लैक होल बहुत ही ज़्यादा तेजी से मरते हैं, और ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल बहुत ही छोटे हुए होंगे। तो अगर ये होते भी तो भी अब ब्रह्मांड के 13 अरब साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो हो सकता है कि शायद ये वेपराइज हो गए हो। बट स्टिल इट्स अ थियरी, ठीक है, हो सकता है कि एग्जिस्ट करते ही ना हो। अच्छा, मैंने कहा था ना कि ब्लैक होल्स मर जाते हैं, बट उसमें टाइम लगता है। अगर उसके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो तब तक बड़े ब्लैक होल एक डोरमेंट ब्लैक होल रहते हैं, यानी कि इनएक्टिव ब्लैक होल। गाया BH1 को भी ढूंढना इसलिए मुश्किल था क्योंकि वो एक इनएक्टिव ब्लैक होल था और अंधेरे में डूबा हुआ था। ये हमसे सबसे पास था, बट फिर भी हम इसका पता नहीं लगा पाए। अच्छा, मैंने तुमसे एक बात कहना भूल गया कि जो ब्लैक होल होते हैं ना, इनएक्टिव डोरमेंट ब्लैक होल, वो सिर्फ इनएक्टिव होते, मतलब कि सो रहे होते, मरे नहीं होते। तो अगर उसके पास खाने के लिए कुछ मिल जाए या फिर वो किसी चीज को अपने अंदर खींचने में कामयाब हो जाए तो वो फिर से जिंदा हो सकते हैं, मतलब कि जाग सकते हैं। तो हो सकता है कि एक ऐसा ही ब्लैक होल हमारी पृथ्वी के पीछे ही जाग जाए और आ जाए। तो उससे पहले सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आया हो तो। एंड बाय।